नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आयोजित की गई सीटेट दिसंबर 2021 के अपर प्राइमरी के दिनांक 7 जनवरी 2022 शिफ्ट के पेपर के हिंदी पार्ट का कंप्लीट सोल्यूशन देखने जा रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड के द्वारा अपर प्राइमरी में कुल 22 शिफ्टों में पेपर का आयोजन किया गया था, जिसमें से ये 16वें शिफ्ट के हिंदी पेपर के कंप्लीट पेपर सोल्यूशन को आप देख रहे हैं। अगर आप सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सोल्यूशन के साथ साथ सीटेट अपर प्राइमरी और प्राइमरी में पूछे जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपीटेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रश्न संख्या 91 से 99 तक दिए गए पैराग्राफ पर आधारित पूछा गया था। पैराग्राफ के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप एक बार प्रश्नों पर नजर डाल लीजिए। उसके बाद जब आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको एक्चुअली में पता होता है कि आपको सर्च क्या करना है पैराग्राफ में। इससे आपको उत्तर को ढूंढने में आसानी होती है। साथ ही अगर आप डायरेक्टली प्रश्नों पर जाएंगे तो 2 से 3 प्रश्न ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसको सॉल्व करने के लिए आपको पैराग्राफ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होती है, तो आपका समय भी बचेगा। ठीक है, चलिए जल्दी से प्रश्नों को देख लेते हैं। उसके बाद से हम लोग पैराग्राफ को पढ़ करके इसका उत्तर ढूंढेंगे। पहला प्रश्न पूछा गया है, लेखक कला के किस पक्ष को महत्व दे रहा है। इस पर आधारित जो अगला प्रश्न पूछा गया था 92 नंबर का, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। गद्यांश के अनुसार हम फूलों को देखकर क्यों आनंदित होते हैं। 93 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, मुझे यह कहने में हिचक नहीं है कि वाक्य में रेखांकित शब्द की जगह कौन सा शब्द प्रयुक्त हो सकता है। देखिए, ये प्रश्न एक ऐसा है जिसे सॉल्व करने के लिए पैराग्राफ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर एक हिचक के जगह कौन सा शब्द प्रयोग होगा, वो वाला शब्द प्रयोग होगा जिसका हिचक से रिप्लेस करने के बाद इसके अर्थ में, इसके भाव में कोई भी परिवर्तन ना हो। यानी कि जो शब्द प्रयोग करना होगा वो इसका पर्यायवाची होना चाहिए। ठीक है, तो हिचक का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? संकोच होता है। ऑप्शन नंबर 4 संकोच इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। 93 का ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है। मैं एक बार यहां पर संकोच रख करके देखिए क्या ये सटीक बैठ रहा है। मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि, तो बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। तो यही ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए 94 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पूछा गया था कि प्रकृति से अपने जीवन का सुर मिलाकर के रहने मिलता है, रेखांकित वाक्यांश का क्या भाव है। तो इसके लिए हमें पूरा जो गद्यांश है उसे पढ़ना होगा। अगला प्रश्न देखा, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, गद्यांश के अनुसार आध्यात्मिक आनंद क्या है। 96 नंबर का प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देखिए, कला का उद्देश्य क्या है। और इस पर आधारित जो अगला प्रश्न 97 नंबर का पूछा गया था, आध्यात्मिक में प्रयुक्त प्रत्यय का सही विकल्प चुनिए। तो आध्यात्मिक में कौन सा प्रत्यय है, तो यहां पर आपको साफ दिख रहा होगा, छोटी की मात्रा है और क है, तो इक प्रत्यय इसमें लगा हुआ है। ठीक है, तो 97 का ऑप्शन नंबर 1 इक प्रत्यय इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है। इस पर आधारित जो 98 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, वह हमारे आध्यात्मिक आनंद की कुंजी है। यहां पर रेखांकित शब्द का भाव क्या है, तो कुंजी से मतलब यहां पर चाबी से नहीं है, वह हमारे आध्यात्मिक आनंद की कुंजी है। इसका मतलब है कि वह हमारे आध्यात्मिक आनंद का मूल मंत्र है। तो ऑप्शन नंबर 3 माफ कीजिएगा 4 मूल मंत्र इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा, क्योंकि कुंजी अगर ताले की बात की जाती तब चाबी से ही होता। ठीक है, यहां पर मूल मंत्र से है। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल सटीक उत्तर है। इस पर आधारित जो अंतिम प्रश्न पूछा गया था, आप अपने स्क्रीन पर देखिए कौन सा भिन्न है। तो देखिए, चारों विकल्पों में ध्यान से देखिएगा। पहले विकल्प की अगर मैं बात करूं तो इसमें प्राकृतिक में इक प्रत्यय लगा हुआ है। इसी प्रकार से मानसिक में अगर मैं बात करूं तो इसमें भी इक प्रत्यय लगा हुआ है। आध्यात्मिक में बात करूं तो इसमें भी इक प्रत्यय लगा हुआ है। लेकिन उपयोगिता में बात करूं तो इसमें ता प्रत्यय लगा हुआ है। तो ये तीनों तो एक तरह के हैं और यही वाला भिन्न है। हमसे भिन्न वाला ही पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर 4 उपयोगिता इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। देखिए दोस्तों, टोटल 9 प्रश्नों में से बिना पैराग्राफ को पढ़े हमने 4 प्रश्नों को देख लिया, सही तरीके से सॉल्व कर लिया। ये सही तरीका है पैराग्राफ के प्रश्नों को सॉल्व करने का। अब बाकी के 5 प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमें पैराग्राफ को पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए जल्दी से पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। पैराग्राफ में दिया गया है, मुझे यह कहने में हिचक नहीं है कि मैं और चीजों की तरह कला को भी उपयोगिता की तुला पर तौलता हूं। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि मैं और चीजों की तरह कला को भी उपयोगिता की तुला पर तौलता हूं, यानी कि कला की क्या उपयोगिता है इसके बारे में बात की गई है। आगे देखिए, निसंदेह कला का उद्देश्य सौंदर्य सृष्टि की पुष्टि करना है। एक प्रश्न में हमसे पूछा गया था कि कला का उद्देश्य क्या है, तो सौंदर्य सृष्टि इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे पढ़िए, और वह हमारे आध्यात्मिक आनंद की कुंजी है, पर ऐसा कोई रुचिगत मानसिक तथा आध्यात्मिक आनंद नहीं है जो अपनी उपयोगिता का पहलू ना रखता हो। यानी कि किसी भी प्रकार की
आध्यात्मिक में अगर आनंद भी मिल रहा है तो इसका भी अपने उपयोगिता का पहलू रखता है। सभी चीज़ें अपनी उपयोगिता के बारे में मतलब अपनी उपयोगिता रखते हैं, उस सेंस में आया हुआ है। फूलों को देख करके हमें इसलिए आनंद होता है कि उनसे फलों की आशा होती है। एक प्रश्न पूछा गया था कि फूलों को देख करके हमें आनंद क्यों होता है, तो हमें पता है कि ये हमें फल देंगे, ठीक है। यानी हमें फूलों की और फलों की उपयोगिता पता है, इस वजह से यहाँ पर हमें फूलों को देख करके आनंद होता है कि हमें पता है कि भविष्य में ये हमें फल देने की आशा हम उनसे रख सकते हैं, ठीक है। और उनसे फलों की आशा होती है। प्रकृति से अपने जीवन का सुर मिलाकर के रहने में हमें इसलिए आध्यात्मिक सुख मिलता है कि उससे हमारा जीवन विकसित और पुष्ट होता है। एक प्रश्न पूछा गया था कि प्रकृति से जीवन का सुर मिलाकर के चलने का क्या मतलब है, तो इसका मतलब यह है कि प्रकृति के नियमों का पालन करना, यानी अपने आप को प्रकृति के अनुरूप ढालना, यानी अनुकूलन करने से सेंस में है, ठीक है। आगे पढ़िए। प्रकृति का विधान वृद्धि और विकास है और जिन भावों में से हमें आनंद मिलता है वे इसी विधान में सहायक हैं। ये हो गया पूरा पैराग्राफ। अब चलिए बाकी के जो प्रश्न बच गए हैं उनको जल्दी से देख लेते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, लेखक कला के किस पक्ष को महत्व दे रहा है, किस पक्ष को महत्व दे रहा है, तो पूरे लेख में उपयोगिता की बात की गई है। और उपयोगिता क्या होता है, व्यवहारिक होता है, यानी हम अपने दैनिक जीवन में उसको किस प्रकार से व्यवहारिक तौर पर उपयोग कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहां पर व्यवहारिक बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 92 नंबर का प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। गद्यांश के अनुसार हम फूलों को देख करके क्यों आनंदित होते हैं, क्यों आनंदित होते हैं, तो हमें उनके फल हमारे लिए उपयोगी हैं, हमें आशा है कि ये फूल हमें आगे जाकर के फल देंगे, यानी उस फूल की उपयोगिता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। इसके आधारित अगला प्रश्न पूछा गया था, मुझे यह कहने में हिचक नहीं है, तो इसका उत्तर हमने पहले ही देख लिया था। ऑप्शन नंबर 4 संकोच इसका बिल्कुल सटीक जवाब था। इस पर आधारित जो 94 नंबर का प्रश्न था, आप अपने स्क्रीन पर देखिए। प्रकृति से हमें जीवन का सुर मिलाकर रहने डैश मिलता है, रेखांकित वाक्यांश का भाव हमसे पूछा गया था, ठीक है। तो इसका भाव क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर इसका भाव क्या हो जाएगा, प्रकृति के नियमों के अनुसार जीना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। विकल्प नंबर 2 सही उत्तर है। प्रकृति के नियमों के अनुसार जीना यानी कि प्रकृति से तालमेल बिठाना, यानी कि अपने आप को प्रकृति के अनुरूप ढालने की बात की गई थी, अनुकूलन करने की बात की गई थी, ठीक है। चलिए 95 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, गद्यांश के अनुसार आध्यात्मिक आनंद क्या है। आध्यात्मिक आनंद क्या है, तो पैराग्राफ के अनुसार जीवन का आधार है आध्यात्मिक आनंद, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर एप्रोप्रिएट हो जाएगा। इस पर आधारित जो 96 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, आप अपने स्क्रीन पर देखिए। कला का उद्देश्य क्या है, तो पैराग्राफ में हमने देखा था कला का उद्देश्य क्या बताया गया था, सौंदर्य सृजन, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। इस पर आधारित जो 97 नंबर का प्रश्न है, आध्यात्मिक में प्रत्यय पूछा गया था, तो इसका उत्तर हमने पहले ही देख लिया। ऑप्शन नंबर 1 इक प्रत्यय इसका बिल्कुल सटीक जवाब था। 98 नंबर का भी उत्तर हमने देख लिया था, वह हमारे आध्यात्मिक आनंद की कुंजी है। तो कुंजी का यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया था कि क्या अर्थ है, क्या भाव है, तो इसका मूल मंत्र ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो गया था। और इस पर आधारित जो अंतिम प्रश्न पूछा गया था, कौन सा शब्द भिन्न है, तो ऑप्शन नंबर 4 उपयोगिता इसमें भिन्न था। दोस्तों ये सही तरीका है पैराग्राफ के प्रश्नों को सॉल्व करने का। दोस्तों 100 से लेकर के 105 तक दिए गए कविता पर आधारित प्रश्न पूछे गए थे। इसके भी प्रश्नों को पहले देखेंगे, उसके बाद से कविता पढ़ करके उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। पहला प्रश्न पूछा गया था, धूप के टुकड़े को किससे प्यार है। इस पर आधारित जो अगला प्रश्न पूछा गया था 101 नंबर का, देखिए धूप के टुकड़े को कला से भी अधिक महत्व दिया गया है क्योंकि धूप का टुकड़ा। अगला प्रश्न पूछा गया था 102 नंबर का, धूप के लिए किस विशेषण का प्रयोग किया गया है, ठीक है। और इस पर आधारित जो अगला प्रश्न पूछा गया था 103 नंबर का, देखिए किन शब्दों से ज्ञात होता है कि धूप के टुकड़े की ज्योति सदैव रहने वाली है, ठीक है। और इस पर आधारित जो अगला प्रश्न पूछा गया था, तरु के हरे झरोखे से झर पंक्ति का भाव क्या है। और इस पर आधारित जो अंतिम प्रश्न पूछा गया था 105 नंबर का, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, लेटा है चुपके पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो देखिए इस पंक्ति में अलंकार पहचानने के लिए आपको कविता पढ़ना होगा, क्यों, क्योंकि कविता में इसके आगे पीछे कुछ जो भाव दिया गया है उससे मिलाकर के आपको उत्तर देना होता है, ठीक है। चलिए अब सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमें कविता को पढ़ना ही होगा, तो जल्दी से कविता को पढ़ लेते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है, एक धूप का हंसमुख टुकड़ा, एक धूप का हंसमुख टुकड़ा तरु के हरे झरोकों से झर अलसाया है हरा धूल पर, धरा धूल पर, ठीक है। अब देखिए जिस चीज़ से हम लोग प्रेम करते हैं, जिस चीज़ से हम लोग प्रेम करते हैं उसको पा करके हम लोग आलसी बन जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको किसी चीज़ से प्रेम है तो आप चाहते हैं कि थोड़ा सा मैं उसके पास और ज़्यादा ठहरूं, थोड़ा सा और उसके साथ समय बिताऊं, तो ये क्या है, उसके लिए आलसी हो जाते हैं, यानी जिस चीज़ से आपको प्रेम होता है। एक प्रश्न में हमसे पूछा गया था कि धूप को किससे प्रेम है, तो वो किसको पा करके आलसी हो गया, धरा धूल को, ठीक है। तो यहां पर उत्तर हो जाएगा धरा धूल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं जल्दी से। कहा जा रहा है कि चिड़ियों के सफेद बच्चे सा उसे प्यार है
भूरज से लेटा है चुपके। ध्यान से समझिएगा, हमसे पूछा गया था लेटा है चुपके में कौन सा समास होगा। तो यहां पर देखिए, यहां से इस पंक्ति को जब पूरा पढ़ेंगे तो आपको उत्तर क्लियर होगा। देखिए यहां पर धूप की बात चल रही थी, कहा जा रहा है कि चिड़िया के सफेद बाल सा उसे प्यार है भूरज से लेटा है चुपके। तो यहां पर देखिए, यहां पर सा सी से ये जो वर्ड आते हैं वो उपमा अलंकार की तरफ इशारा करते हैं, उपमा अलंकार की तरफ इशारा करते हैं। तो इस पूरे एक तरीके से वाक्यांश में लेटा है चुपके में कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो हमारा उत्तर हो जाएगा उपमा अलंकार। ठीक है, उत्तर हो जाएगा उपमा अलंकार। चलिए आगे पढ़ लेते हैं जल्दी से। वह उड़कर किरणों के रोमिल पंख खोल। देखिए यहां पर एक प्रश्न में पूछा गया था, वो हालांकि वो प्रश्न मिसप्रिंट था, मैं आपको आगे दिखाऊंगा। वो पूछा गया था कि किस विशेषण का उपयोग नहीं किया गया है धूप के लिए। ठीक है, तो यहां पर देखिए रोमिल पंख खोल, यानी धूप के लिए रोमिल का उदाहरण दिया गया है। यहां पर देखिए आगे पढ़िए, तरुण पर चढ़ ओझल हो सकता है फिर अमित। यहां पर देखिए अमित का भी विशेषण दिया गया है। आगे पढ़िए, लोग समझते हैं उसको व्यक्तित्व दे रहा कला स्पर्श से, मुझको लगता है वही कला को देता निज व्यक्तित्व। अब एक प्रश्न पूछा गया था कि जो कवि है वो धूप को एक तरीके से ज्यादा महत्व क्यों देता है, तो ये इसलिए क्योंकि कला को वो निज व्यक्तित्व देता है, यानी अपना व्यक्तित्व वो कला को दे रहा है, उस सेंस में यहां पर आया हुआ है। आगे पढ़िए, स्वयं व्यक्तित्व ज्योतिर्मय जो वह रे स्वयं प्रकाश अखंड प्रकाशवान। ठीक है, चलिए अब बाकी के प्रश्नों को जल्दी से देखने के लिए, कविता को हमने पढ़ लिया, प्रश्नों को देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि धूप के टुकड़े को किससे प्यार है, तो हमने पैराग्राफ में देखा था धूल से। ठीक है, धूल रज की बात की गई थी। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। बात करेंगे प्रश्न संख्या 101 की, आप अपने स्क्रीन पर देखिए। पूछा गया था धूप के टुकड़े को कला से भी अधिक महत्व दिया गया है, क्यों महत्व दिया गया है, क्योंकि कला को यह आकार देता है, क्योंकि अपना व्यक्तित्व वो कला को दे देता है। व्यक्तित्व क्या होता है, व्यक्ति का व्यक्तित्व जो होता है मतलब कि किस प्रकार से आप दूसरों से व्यवहार कर रहे हैं, वो आप अपना आकार ही तो है एक तरीके से। वहीं कहा गया है कि कला को वो आकार देता है, इसलिए धूप के टुकड़े को कला से भी अधिक महत्व दिया है कवि ने। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा कविता के अनुसार। ठीक है, बात करेंगे प्रश्न संख्या 102 की। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, धूप के लिए किस विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है, यहां पर होना चाहिए। अभी मैं बता रहा हूं क्यों प्रयोग नहीं किया गया है, क्योंकि ये मिसप्रिंट था। देखिए रोमिल का वर्ड का यूज किया गया है, अमित का यूज किया गया है, हरा का भी यूज किया गया है, लेकिन यहां पर शुभ्र का कहीं पे भी वाक्य में प्रयोग ही नहीं किया गया है। अगर मैं इसके ये बोलूं कि विशेषण का प्रयोग किया गया तो इसका भी प्रयोग किया गया, इसका भी और इसका भी, तो 3 उत्तर तो हम लगा नहीं सकते, जाहिर सी बात है। तो इसको सही उत्तर बनाने के लिए हमें ऑप्शन नंबर 3 को ही सिलेक्ट करना होगा, और अगर हम लोग नहीं को अप्लाई करते तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा, प्रश्न ये हो जाएगा कि धूप के लिए किस विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है, तो इसमें शुभ्र का प्रयोग नहीं किया गया, तो ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा 102 नंबर का। ठीक है, शुभ्र का प्रयोग नहीं किया गया। ठीक है, चलिए बाकी के प्रश्नों को देख लेते हैं। 103 नंबर का प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, किन शब्दों से ज्ञात होता है कि धूप के टुकड़े की ज्योति सदैव रहने वाली है, तो देखिए अखंड प्रकाशवान, यानी कि कभी खत्म ही नहीं होगा, अखंड। ठीक है, जिसे तोड़ा ही ना जा सके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा कविता के अनुसार। इस पर आधारित जो अगला प्रश्न पूछा गया था 104 नंबर का, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तरु के हरे झरोके से झर पंक्ति का भाव क्या है, तो पत्तों से झड़ता हुआ विकल्प नंबर 2 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा, पत्तों से झड़ता हुआ कविता के अनुसार। इस पर आधारित जो अंतिम प्रश्न था उसका उत्तर देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि लेटा है चुपके पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो हमने क्या देखा था वहां पर सा सी से जो भी ये सभी चिन्ह आते हैं ये उपमा अलंकार की तरफ इशारा करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भाषा सीख रहे बच्चे के लिए भाषा विषयक निवेश की व्याख्या करने वाली शब्दावली है। ध्यान से समझिएगा, इस प्रश्न में ही इसका उत्तर छुपा हुआ है। क्या कहा जा रहा है कि भाषा सीखने के संदर्भ में, अब भाषा सीखना जो होता है वो औपचारिक तरीके से विद्यालय में होता है, सेकंड लैंग्वेज की बात की जा रही है, टारगेट लैंग्वेज की बात की जा रही है। अगर प्रश्न हमसे भाषा अर्जन के बारे में पूछता तो विद्यालय से पहले के विकल्प पर हम लोग चर्चा कर रहे होते, लेकिन चूंकि भाषा सीखने से संबंधित है, भाषा के अधिगम से जुड़ा हुआ है, औपचारिक तरीके से व्याकरण के नियमों के अंतर्गत बच्चा विद्यालय में इसे सीखेगा, इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। यहां पर एक और महत्वपूर्ण टर्म यूज किया गया, भाषा विषयक निवेश। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। क्रैशन जो कि एक मनोवैज्ञानिक थे, उनका यह मानना था
कि बच्चे सेकंड लैंग्वेज को, टारगेट लैंग्वेज को भी अर्जित कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने 5 हाइपोथेसिस दिया था, जिसमें से एक उन्होंने इनपुट हाइपोथेसिस दिया था, जिसे बोधगम्य निवेश कहते हैं। बोधगम्य निवेश क्या होता है? बच्चों के मानसिक स्तर, बच्चों का जो अभी भाषा का स्तर है उससे एक स्तर ऊपर बच्चे को बताना ही बोधगम्य निवेश है। यानी बच्चे का लेवल मान लीजिए इतना है, अब उसको थोड़ा सा ज़्यादा बताएंगे तभी तो वो कुछ सीख पाएगा। जितना लेवल है अगर उतना ही बताएंगे तो उतना तो पहले से बच्चा जान रहा है ना, तो सीख नहीं पाएगा। जितना लेवल है मान लीजिए इतना है, इससे कम बताएंगे तो भी इतना पहले से जान रहा है तो सीख नहीं पाएगा। जाहिर सी बात है, बच्चे का जो लेवल है उससे एक स्तर ऊपर बताएंगे तभी बच्चा सीख पाएगा। इसी को उन्होंने I+1 सिद्धांत दिया था। ये क्रैशन का सिद्धांत है। इसी को भाषा विषयक निवेश यहां पर कहा गया है। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि भाषा के अधिगम से संबंधित, भाषा सीखने से संबंधित ये प्रश्न पूछा गया है, तो कौन सा ऐसा विकल्प है जो कि विद्यालय जाने की तरफ इशारा कर रहा है। चलिए विकल्पों में चलते हैं। पहला दिया गया शिशु के प्रति मां की दुलार की भाषा। तो जब मां बच्चे को दुलार कर रही होती है तो उस समय बच्चा भाषा को अर्जित कर रहा होता है। यहां पर देखिए शिशु की बात की गई, शैशवावस्था के सेंस में आप समझ सकते हैं। तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि इस समय बच्चा औपचारिक तरीके से भाषा को नहीं सीख रहा है। ये भाषा का अर्जन होता है जब माता के द्वारा दुलार करके उसको चीजें बताई जाती है। दूसरा देखिए शिशु निर्देशित वाचन। शिशु निर्देशित वाचन क्या होता है? देखिए बच्चा जब मान लीजिए कि 2 साल का, 2.5 साल का, 1.5 साल का हुआ, तो उस समय हम लोग बच्चे को कैसे कर रहे होते हैं? ओले 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 ओले, बेटे को भूख लगी है, इस टाइप से चीज़ें जो करते हैं ना, इससे बच्चे को हम लोग निर्देशित कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। इसे शिशु निर्देशित वाचन कहते हैं। तो ये भी भाषा का अर्जन के सेंस में है, ना कि भाषा के सीखने के संदर्भ में, क्योंकि यहाँ पर अभी तक बच्चा उस स्टेज में नहीं है कि वो विद्यालय जाएगा और औपचारिक तरीके से भाषा सीखेगा। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए पालक की भाषा। पालक यानी कि पालना, जिसमें वो बच्चा जब छोटा रहता है 2 से 3 साल का, तो वो जो झूला टाइप का होता है ना, जिसे पालना बोलते हैं, उसकी बात की गई है। उसमें क्या होता है? बच्चा सो करके झूल रहा होता है, उस समय की जो भाषा होती है, बच्चे को माता के द्वारा दुलार किया जाता है, अन्य लोगों के द्वारा दुलार किया जाता है, वहाँ की भाषा की बात की जा रही है। तो ये तो भाषा अर्जन से संबंधित है ना, क्योंकि बच्चा अभी तक विद्यालय नहीं गया तो औपचारिक भाषा तो आएगा नहीं। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प केवल बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए बालक निर्देशित वाचन। ये औपचारिक भाषा से जुड़ा हुआ है। जब बच्चा विद्यालय जाएगा तो उस समय उसको भाषा विषयक निवेश यानी कि इनपुट हाइपोथेसिस की बात की जा रही है। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। यहां पर आप इस से भी इशारा ले सकते थे कि यहां पर देखिए बाल्यावस्था की बात की जा रही है, और बाल्यावस्था की जो अवस्था है, 3 इसको स्टेजेस में बांटे गए हैं, पूर्व बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। तो इसमें जो मध्य बाल्यावस्था है उसकी एज जो आप देखेंगे तो 6 से 9 साल का होता है, और 6 साल में पहली बार बच्चा विद्यालय जा रहा होता है प्राथमिक में, इसीलिए इसे बालक निर्देशित वाचन कहा गया है। और यही जो है वो भाषा सीख रहे बच्चों के लिए भाषा विषयक निवेश की व्याख्या करने के लिए शब्दावली है। विकल्प नंबर 3 एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, BF स्किनर ने दावा किया है कि भाषा किसके माध्यम से सीखी जाती है? ध्यान से समझिएगा। BF स्किनर ने जो सिद्धांत दिया था उसके माध्यम से उन्होंने बताया कि बच्चे को अगर कोई कार्य करते हुए सकारात्मक परिणाम मिला, यानी पॉजिटिव रिजल्ट मिला, तो वो उस काम को बार बार करना चाहता है। एक ही चीज को बार बार करना, बार बार दोहराना, ये क्या होता है? ये ड्रिल होता है। और ड्रिल और अभ्यास, एक ही चीज को सकारात्मक परिणाम बार बार मिलने से वो बार बार इस चीज को करना चाहेगा, और इसी के माध्यम से BF स्किनर ने बताया था कि बच्चे भाषा को सीखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। देखिए बहुत पहले के वीडियोज में, कई वीडियोज में मैंने आपको बता रखा है कि ड्रिल जो होता है वो निगेटिव माना जाता है। तो यहां पर आप इसको, उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई मत कर दीजिएगा। इसलिए मत करिएगा क्योंकि BF स्किनर जो थे वो इसीलिए ये संरचनावाद से नहीं जुड़े हुए थे, और संरचनावाद को आज हम लोग सपोर्ट करते हैं, इस सेंस में ये नेगेटिव माना जाता है। लेकिन BF स्किनर के सिद्धांत के बारे में जब आपसे पूछा जाएगा तो उन्हीं के सिद्धांत के बारे में तो बताएंगे। इसमें ये थोड़ी देखेंगे कि इस समय ये नेगेटिव माना जाता है कि पॉजिटिव माना जाता है। ये BF स्किनर के अनुसार प्रश्न पूछा गया था, और उनका जो सिद्धांत था वो ड्रिलिंग और बार बार अभ्यास, एक ही चीज को बार बार दोहराने के बात पर था। इस वजह से ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, आरंभिक बाल्यावस्था सर्वाधिक रूप से किस प्रकार की अवस्था है? कौन सी अवस्था है जब जीवन पर्यंत विकास की नींव रखी जाती है और अंतर्निहित को स्पष्ट रूप से प्राप्त किया जाता है? शोध निर्देशित करते हैं कि यह अवस्था मस्तिष्क में अंतर्निहित गुणों के समूचे विकास के लिए चुनौतीपूर्ण अवधि है। ध्यान से समझिएगा, हमसे पूछा जा रहा है कि आरंभिक बाल्यावस्था
को क्या कहा जाएगा, कौन सी अवस्था कहा जाएगा। देखिए, आरंभिक बाल्यावस्था का जो एज होता है वो होता है 2 से 6 साल, ठीक है। इसके बाद मध्य बाल्यावस्था आता है 6 से 9 साल। इसके बाद से उत्तर बाल्यावस्था आता है 9 से 12 साल, और 12 प्लस आप किस में चले जाएंगे, किशोरावस्था में चले जाएंगे। तो प्रश्न हमसे प्रारंभिक बाल्यावस्था के बारे में पूछा गया है, आरंभिक बाल्यावस्था यानी 2 से 6 साल के बारे में पूछा गया है। इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे, ठीक है। चलिए, 2 से 6 साल का जो एज ग्रुप होता है वो एक ऐसा एज ग्रुप है, कई मनोवैज्ञानिकों ने अपने सिद्धांत के माध्यम से, अपने स्टेटमेंट के माध्यम से यह सिद्ध किया कि बच्चे को जो कुछ भी बनना होता है वो शुरुआत के 5 सालों में बन जाता है। तो यही वो स्टेज है जब बच्चा अपने आप को ढाल रहा होगा, अपने को तैयार कर रहा होगा, यानी इस जो कुछ भी बनना होगा इस एज तक बच्चा बन चुका होगा, यानी जो कुछ भी परिस्थिति बच्चे को मिली होगी उसके अनुसार वो एक तरीके से अपने माइंड सेट को कर चुका होगा। तो यानी कि ये कैसा अवस्था है, ये चुनौतीपूर्ण अवस्था है। चुनौतीपूर्ण क्यों है, क्योंकि इस एज में बच्चे को जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रखेंगे उतना ही वो आगे चल करके अच्छा इंसान बनेगा, और अगर निगेटिव इन्वायरमेंट में रहेगा तो वह उसके लिए निगेटिव भविष्य तय कर रहा होगा। यानी कि ये चुनौती होता है इस एज को सही इन्वायरमेंट देने के संदर्भ में, इसलिए इस अवस्था को चुनौतीपूर्ण कहा जाता है। विकल्प नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, द्विभाषी कक्षा में शिक्षार्थी किस प्रकार की अंतःक्रिया कर सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, द्विभाषी कक्षा यानी कि एक ऐसी कक्षा जिसमें 2 लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है, वहां पर शिक्षार्थी किस प्रकार से अंतःक्रिया यानी इंटरेक्शन कर सकते हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है। चलिए, चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि उस भाषा में जिसमें अध्यापक परिचित हो। अध्यापक परिचित है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये कहता है कि बच्चे को उसकी मातृभाषा में एक्सप्रेस करने का मौका दिया जाए, ना कि विद्यालय की औपचारिक भाषा में। तो विद्यालय की जो औपचारिक भाषा है वो अध्यापक की भाषा हो सकती है। तो यहां पर केवल अध्यापक की भाषा की बात की गई है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि बच्चा एनसीएफ 2005 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 दोनों बच्चे को स्वतंत्रता देता है कि वो बहुभाषिकता के अंतर्गत अपनी मातृभाषा का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर अध्यापक की भाषा से कोई भी लेना देना नहीं है, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, त्रिभाषा सूत्र द्वारा निर्धारित की गई भाषा। अब त्रिभाषा सूत्र जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मेंशन की गई है, जिसके अंतर्गत यह बताया गया कि बच्चा जब सीनियर सेकेंडरी में जाएगा तो अभी के हिसाब से जो 2 लैंग्वेज बच्चे को पढ़ाया जाता है, एक तो उसकी मदर टंग हो गई और दूसरा आंग्ल भाषा यानी अंग्रेजी भाषा, और एक फॉरेन लैंग्वेज भी बच्चे को पढ़ाया जाएगा। तो ये फॉरेन लैंग्वेज और 3 लैंग्वेज का जो कॉन्सेप्ट है वो सीनियर सेकेंडरी में आएगा, जब बच्चा 11वीं 12वीं में होगा। ये पेपर अपर प्राइमरी का है, यानी कक्षा जब 6 से 8 की बात की जा रही है, तो यहां पर त्रिभाषा कॉन्सेप्ट लागू नहीं होगा। त्रिभाषा कॉन्सेप्ट जो है वो सीनियर सेकेंडरी में जाकर के लागू होगा, यानी इस कक्षा के बाद, अपर प्राइमरी के बाद। तो यहां के लिए त्रिभाषा कॉन्सेप्ट नहीं है, हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला विकल्प देखिए, विद्यालय द्वारा लागू किए गए निर्देश के माध्यम की भाषा, तो यह भी निगेटिव है। क्यों? क्योंकि विद्यालय की जो औपचारिक भाषा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए अपनी मदर टंग का प्रयोग कर सकता है, ये एनसीएफ उसको स्वतंत्रता देता है बहुभाषिकता के अंतर्गत। तो यहां पर विद्यालय की औपचारिक भाषा की बात की जा रही है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए क्या कहा जा रहा है। अपनी भाषा में, अपनी भाषा यानी बच्चे की मदर टंग की बात की जा रही है, अपनी भाषा आ गया में, और 2 भाषाओं में से लिए गए शब्दों के मिश्रण से। यानी कि देखिए, बहुभाषिकता क्या कहता है? बहुभाषिकता ये कहता है कि बच्चे विद्यालयी शिक्षा अपने घर की भाषा, अपनी मातृभाषा में शुरू करेंगे। तो अपनी मातृभाषा यहां पर आ गई, उसके बाद से धीरे धीरे वो विद्यालय की औपचारिक भाषा और अन्य भाषाओं के संपर्क में आकर के उसको भी सीखेंगे। अब अन्य भाषा, विद्यालय की औपचारिक भाषा क्या हो सकती है? विद्यालय की औपचारिक भाषा 2 भाषा है। तो वहां पर बच्चा पहले क्या किया कि अपनी भाषा से शुरुआत किया, और धीरे धीरे विद्यालय की 2 जो लैंग्वेज है, दो लैंग्वेज जो है विद्यालय की औपचारिक भाषा जो है, उसके संपर्क में आने की वजह से उसके भाषा के शब्दों को धीरे धीरे सीख रहा है। इसीलिए वो 2 भाषाओं से लिए गए शब्दों का मिश्रण कर रहा है अपनी मदर टंग में। क्योंकि पहले वो मदर टंग बोल रहा था, लेकिन जैसे ही वो विद्यालय में आया, रोज रोज एक ही शब्द को सुन रहा होगा औपचारिक भाषा में, तो जाहिर सी बात है थोड़ा थोड़ा यूज ट्रू हो जाएगा उन शब्दों के बारे में, उन शब्दों को समझने लगेगा, और अपनी मातृभाषा से उन 2 भाषाओं के द्वारा लिए गए शब्दों को मिश्रण करने लगेगा, यानी मिक्स करके बोलने लगेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, और यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कौन सा परीक्षण इस स्थिति का सर्वाधिक रूप से बढ़िया व्याख्या करता है? चलिए पढ़ लेते हैं जल्दी से। क्या कहा जा रहा है कि एक अध्यापिका कार्यपत्रक यानी वर्कशीट तैयार करते समय पाठ्य सामग्री से हर 6ठा शब्द हटा देती है, और विद्यार्थियों द्वारा हटाए गए शब्दों को कार्यपत्रक में पूरा कर
देने के बाद उन्हें पाठ्य सामग्री पढ़ने के लिए देती है। तो ये क्या है, ध्यान से देखिएगा, एक पैराग्राफ की बात की जा रही है जिसमें हर छठा शब्द को हटा दिया गया है, यानी एक अनुच्छेद है, इस अनुच्छेद में, इस पैराग्राफ में हर छठे शब्द को गायब कर दिया गया। तो ये क्या होता है, ये क्लोज टेस्ट होता है। आप लोगों ने आईबीपीएस की परीक्षा दी होगी या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस प्रकार की परीक्षाओं में पूछा जाता है, जिसमें एक पैराग्राफ मेंशन होता है और उसमें से कुछ मेन वर्ड्स को हटा दिया जाता है और वहां से एप्रोप्रिएट वर्ड्स को आपको फिल करने के लिए बोला जाता है। तो इसे हम लोग क्लोज टेस्ट बोलते हैं, क्लोज परीक्षण। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा श्रवण बोध के मूल्यांकन का भाग नहीं है, यानी कि कौन सा एक ऐसा विकल्प है जो कि बच्चे के श्रवण कौशल का मूल्यांकन नहीं करेगा, यानी बच्चा सुन पा रहा है या नहीं सुन पा रहा है, इसका मूल्यांकन कौन सा विकल्प नहीं करेगा। ठीक है, चलिए पहले विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि वर्तनी और उच्चारण के लिए शब्द देना। अब वर्तनी के लिए यानी कि स्पेलिंग के लिए और उच्चारण के लिए जब आप शब्द देंगे, जाहिर सी बात है बोल करके दे रहे हैं तो बच्चा सुन करके, उसको सुन करके रिसीव करेगा, तब उसको प्रोनाउंसिएट करेगा और स्पेलिंग उसका बताएगा। तो यहां पर बच्चा सुन रहा है, यानी सुनने का मूल्यांकन हो सकता है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, श्रुत लेख। श्रुत लेख का मतलब क्या होता है, श्रुत मतलब होता है सुनना और लेख मतलब लिखना, यानी सुन करके लिखना। तो जाहिर सी बात है बच्चा तभी लिख पाएगा जब सुन पाएगा, यानी इसके माध्यम से भी बच्चे के श्रवण कौशल का मूल्यांकन किया जा सकता है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, कहानी सुनाना। जब बच्चे को आप कहानी सुना रहे हैं और कहानी सुनाने के बाद से जब आप बच्चे से कहानी का थीम पूछेंगे और अगर बच्चे ने कहानी का थीम बता लिया तो जाहिर सी बात है वो तभी बता पाया जब आपके कहानी को सुन करके उसका अर्थ समझा होगा। यानी इसके माध्यम से भी हम टेस्ट कर सकते हैं कि बच्चा श्रवण कौशल में कैसा है, यानी सुन सकता है अथवा नहीं। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, पाठ्य पुस्तक पढ़ने के लिए कहना। अब पाठ्य पुस्तक पढ़ने में पठन कौशल आता है और प्रश्न हमसे श्रवण कौशल की बात की गई है, तो ये हमारा उत्तर निगेटिव सेंस में, और चूंकि हमसे निगेटिव वाला ही पूछा गया था, ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अंग्रेजी भाषा की कक्षा में मातृभाषा के प्रभाव को कम किया जा सकता है, यानी कि टारगेट लैंग्वेज यहाँ पर क्या है, टारगेट लैंग्वेज अंग्रेजी है और बच्चे की मदर टंग यानी मातृभाषा कुछ भी हो सकती है, हिंदी उर्दू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, हिंदी भोजपुरी कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि मातृभाषा का प्रभाव कम करना है, यानी कि मदर टंग का यूज कम करना है। तो उस सेंस में हमें क्या करना चाहिए, इसको ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। चलिए, पहला विकल्प दिया गया मातृभाषा में ज्यादा संवाद के द्वारा। तो बच्चे को मातृभाषा का प्रभाव कम करना है, यानी मदर टंग का यूज ही नहीं करना। और ये विकल्प कह रहा है कि इसमें ज्यादा संवाद करना, ज्यादा कम्युनिकेट करना, किसमें, मदर टंग की बात की जा रही है। तो ये तो निगेटिव हो गया ना, हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि जिस भाषा का हमें प्रयोग ही नहीं करना है, उसका प्रभाव कम करना है, तो उसमें आप कम्युनिकेट कैसे करेंगे, तो ये निगेटिव हो गया। दूसरा देखिए, मातृभाषा से उदाहरण दे करके, ये भी निगेटिव है। आपको उस लैंग्वेज के इफेक्ट को कम करना है, उस मातृभाषा को प्रयोग ही नहीं करना है, तो आपको उदाहरण भी मातृभाषा से नहीं देना है, ये भी निगेटिव हो गया। अब देखिए, दो विकल्प बचे, दोनों बिल्कुल पॉजिटिव हैं। आप तय करिए कि कौन सा होगा। आप कमेंट करके जरूर बताइए, मैं एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी देर बाद, जरूर कमेंट करिएगा। मैं पढ़ देता हूं। तीसरा दिया गया है, लक्ष्य भाषा में अधिक से अधिक अवसर देने पर बल दे करके। आपने कई वीडियोज में, आप YouTube पर बहुत सारे वीडियोस देखते होंगे, कई वीडियोस में देखा होगा कि अवसर वाला देने का जहां पर भी विकल्प होगा वो सही होगा। अगर आप उस वीडियो के थ्रू जाएंगे तो ये विकल्प आप सही मारेंगे। चौथा देखिए, भाषा लक्ष्य से सरल चरणवार अर्थपूर्ण निवेश दे करके। अब आपको लगेगा कि एक तो पॉजिटिव हमें मिल चुका, ये निगेटिव है, इसको गलत कर देंगे और आप इसको टिक करके चले आएंगे और आपका उत्तर गलत हो जाएगा। मैं यहां पर बता रहा हूं ये विकल्प गलत है। क्यों, इसीलिए मैं बोलता हूं कि देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना आप कोर्स किसी चैनल पर या फिर किसी का बाई कर रहे हैं, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप प्रश्नों को सॉल्व करें। क्योंकि कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट जिसे जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे, रियल लाइफ सिचुएशन में ढालेंगे नहीं, तब तक आप उस कॉन्सेप्ट को समझ ही नहीं सकते हैं। और केवल किताबी ज्ञान लेकर के आप सीटेट क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। मैं स्पष्ट शब्दों में बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अब मैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूँ कि क्यों तीसरा वाला गलत था। देखिए, इसलिए गलत था, जैसे कि देखिए, यहां पर टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश है। अब कोई एक ऐसा बालक भी हो सकता है जो इंग्लिश के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता। जैसे कि मैं अपनी बात अगर करूं या फिर आपकी बात करूं, तो हम लोग चाइनीज भाषा के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, चाइनीज भाषा के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। अब अगर हमें ये बोल दिया जाए कि आपको चाइनीज भाषा में ही बोलने का अवसर दिया जा रहा है, यानी आपको मौका दे दिया गया कि आप चाइनीज भाषा में कन्वर्सेशन करिए, तो क्या मैं कम्युनिकेट कर पाऊंगा? क्या आप कम्युनिकेट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। यहां पर आपको मौका भी दिया गया, आपको अवसर भी दिया गया, बावजूद इसके आप उसमें कम्युनिकेट कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपको उसका ABC भी नहीं पता है, चाइनीज भाषा का कुछ भी नहीं पता है। तो बेसिकली हमें अवसर देने की बात तब आती है जब उस लैंग्वेज के बारे में हम थोड़ा बहुत जान रहे हों। अब इस चाइनीज लैंग्वेज के बारे में हम बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, तो हमें अवसर कितना भी दे दीजिए आप, हम उसके बारे में कुछ भी नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि हम उसकी ना तो शब्दावलियों के बारे में जानते हैं और ना ही शब्दों के बारे में जानते हैं, ना ही वर्णों के बारे में जानते हैं। इसलिए अवसर देना यहां पर निगेटिव है।
मैं स्पष्ट बता रहा हूं कि ये यहां पर निगेटिव है। कैसे निगेटिव है, अभी आप चौथे विकल्प को देखिए, आपको और ज्यादा क्लियर होगा। देखिए, अब मैं चाइनीज भाषा को नहीं बोल पा रहा हूं या फिर आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपको उसकी शब्दावलियों के बारे में नहीं पता है, आपको उसके एक तरीके से वर्णों के बारे में नहीं पता है, अल्फाबेट्स के बारे में नहीं पता है। अब आपको थोड़ा बहुत पहले बताया जाएगा वर्णों के बारे में, शब्दों के बारे में। धीरे धीरे जब आप शब्दों को, वर्णों के बारे में जानेंगे, तब आप थोड़ा सा कंफर्टेबल होंगे चीजों को, थोड़ा थोड़ा शब्दों को जोड़ करके वाक्य बनाने करके बोलने के संदर्भ में। वहां उसके बाद अवसर आएगा, उसके बाद आपको अवसर दिया जाएगा कम्युनिकेट करने के संदर्भ में। तो सबसे पहले एक नई भाषा के अंतर्गत हमें बच्चे को अर्थपूर्ण निवेश देना होता है, इन्वेस्टमेंट देना होता है। यहां पर क्रेशन का नियम काम करेगा। क्रेशन का नियम यह कहता है, उन्होंने यह बताया था कि जो बच्चे का सेकंड लैंग्वेज है या फिर टारगेट लैंग्वेज है, उसको भी बच्चा फर्स्ट लैंग्वेज की तरह अर्जित कर सकता है, एक्वायर कर सकता है। इसके लिए उन्होंने 5 हाइपोथेसिस दिए थे। उसमें से एक हाइपोथेसिस इनपुट हाइपोथेसिस कहा जाता है, जिसे हिंदी में बोधगम्य निवेश कहते हैं। उसी को यहां पर निवेश कहा गया है। इसका मतलब क्या हुआ, बच्चे का जो लेवल है, मान लीजिए बच्चे का लेवल आई है, तो उससे एक स्तर ऊपर, अब बच्चे का लेवल कुछ भी नहीं है, बच्चे का लेवल कुछ भी नहीं है, यानी चाइनीज भाषा के बारे में कुछ भी नहीं जानता है, तो उस कंडीशन में आई का मान 0 हो गया। अब यहां से बच्चे को शुरुआत करनी है, यानी बिल्कुल पायदान से बच्चे को लेकर के चलना है। बच्चे को पहले अल्फाबेट बताना होगा, अल्फाबेट के बाद से, उसके बाद से कुछ व्याकरण के नियम को बताने होंगे, वर्णमाला क्या होती है चाइनीज भाषा की, इसके बाद से उसका स्क्रिप्ट क्या होता है, किस प्रकार से उसमें वर्णों को लिखा जाता है। ये सब चीजें बेसिक इन्वेस्टमेंट करना होगा, बच्चे में निवेश करना होगा, अर्थपूर्ण निवेश करना होगा, और ये सभी स्टेप बाय स्टेप करना होगा। इसीलिए चरणवार कहा गया है। और यहां पर देख लीजिए, पहले बच्चे को आप स्टेप बाय स्टेप इस भाषा के वर्णों के बारे में बताएंगे, निवेश देंगे। उसके बाद जब आप बच्चे को मौका देंगे, जब बच्चे वर्णों के बारे में जान जाएंगे, भाषा के बारे में जान जाएंगे, शब्दों के बारे में जान जाएंगे, तब यहां पर अवसर इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो अब यहां पर अवसर देना निगेटिव हो गया, और बच्चे के लिए पहले इन्वेस्टमेंट करना, अर्थपूर्ण निवेश करना यहां पर बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएगा। विकल्प नंबर 4 बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब है। दोस्तों, आपको इस प्रश्न का उत्तर कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, भाषा में उत्पादक कौशल है। देखिए, भाषा के जो 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इसी में से 2 प्रोडक्टिव स्किल होते हैं, यानी जिसे प्रोडक्टिव यानी कि उत्पादक कौशल, और 2 रिसिप्टिव होते हैं, यानी कि ग्राह्य कौशल यानी रिसीव करने वाले कौशल। अब देखिए, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो मैं शब्दों को बोल करके प्रोड्यूस कर रहा हूं। जैसे कि मैं बोल रहा हूं तो बोल करके शब्दों को प्रोड्यूस कर रहा हूं, और अगर मैंने यहां पर एक शब्द लिखा तो इस शब्द को लिख करके मैंने प्रोड्यूस किया। और आप अपने स्क्रीन पर इस समय नीरज पढ़ रहे होंगे, तो नीरज शब्द को आप रिसीव कर रहे हैं, पढ़ करके रिसीव कर रहे हैं। तो जो पढ़ना होता है और आप मेरे द्वारा बोले जा रहे शब्दों को रिसीव कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो सुनना और पढ़ना जो होता है वो रिसिप्टिव स्किल होता है। यानी कि आप इस दौरान निष्क्रिय हैं, आप शब्दों को प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, प्रोड्यूस मैं कर रहा हूं बोल करके और लिख करके। तो जब शब्दों को प्रोड्यूस किया जाएगा, चाहे बोल करके या फिर लिख करके, तो उसे हम लोग प्रोडक्टिव स्किल बोलते हैं, और उसी को हिंदी में उत्पादक कौशल बोला जाता है। तो दिए गए विकल्प में देखिए, ऑप्शन नंबर 1 में ही बात की गई है, बोलना और लिखना, ये दोनों जो होते हैं वो उत्पादक कौशल होते हैं। हमारा जवाब विकल्प नंबर 1 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी श्रव्य शिक्षण अधिगम सामग्री नहीं है, यानी कि कौन सा श्रव्य सामग्री नहीं है, ऑडियो डिवाइस नहीं है, उस सेंस में हमसे पूछा गया है। चौथा दिया गया ग्रामोफोन रिकॉर्ड, तो ये तो ऑडियो डिवाइस है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। एक तरीके से टीएलएम आप समझ लीजिए, ठीक है। तीसरा दिया गया रेडियो प्रसारण, तो रेडियो भी हमारा ऑडियो होता है, ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमसे नहीं वाला पूछा गया ना। दूसरा देखिए दूरभाषा एवं वार्तालाप, दूरभाषा एवं वार्तालाप यानी कि मोबाइल पर या फिर टेलीफोन पर बात करने की बात की जा रही है, तो ये भी ऑडियो होता है, आप दूसरे की आवाज़ को सुन रहे होते हैं, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड जो होता है वो ऑडियो टीएलएम नहीं है, ठीक है, और यही हमसे पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से उपचारात्मक शिक्षण कौन सा है। उपचारात्मक शिक्षण कौन सा है, रेमेडियल टीचिंग कौन सा है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ध्यान से समझिएगा, रेमेडियल टीचिंग क्या होता है, पहले आप इसके बेसिक को समझना होगा, तभी आप इसका उत्तर दे पाएंगे। रेमेडियल टीचिंग में क्या होता है, सबसे पहले बच्चे को कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया, कोई चैप्टर पढ़ाया गया, तो उस कॉन्सेप्ट, उस चैप्टर में आ रही समस्याओं को जानने के लिए बच्चे का सबसे पहले डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं, जिसे हिंदी में निदानात्मक परीक्षण कहा जाता है। उस निदानात्मक परीक्षण के दौरान एज ए टीचर हमें पता चलता है कि बच्चे को उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट या फिर उस पर्टिकुलर चैप्टर में कहां पर कोई दिक्कत आ रही है अथवा नहीं आ रही है। यहां पर हमने बच्चे की समस्या को फाइंड आउट कर लिया। अब उस समस्या को दूर करने के लिए, टैकल करने के लिए हमें बच्चों का उपचारात्मक शिक्षण करना होता है, यानी रेमेडियल टीचिंग करना होता है। तो ये क्या है, ये चरण दर चरण हम लोग पहुंच रहे हैं। बच्चे का रेमेडियल टीचिंग अचानक से सबको नहीं देना है, पहले बच्चे की समस्या का पहचान करना है, क्योंकि मान लीजिए कि कोई एक चैप्टर बहुत बड़ा हो सकता है,
एक यूनिट की बात करें तो उसमें 10 चैप्टर हो सकते हैं। तो पर्टिकुलर उस चैप्टर में कहां पर बच्चे को दिक्कत है, तो उस समस्या को पहचानना है, उस पॉइंट को पहचानना है, ना कि पूरा चैप्टर पढ़ाना है। तो उस पॉइंट को पहचान करके उसी पॉइंट का बच्चे को रेमेडियल टीचिंग दिया जाता है। तो ये क्या है, ये हम लोग स्टेप बाय स्टेप बच्चे की समस्या को पहचान रहे हैं, उसके बाद रेमेडियल टीचिंग दे रहे हैं। तो ये व्यवस्थित प्रक्रिया इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। प्रक्रिया क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग उस पर चल रहे हैं। और व्यवस्थित इसलिए है क्योंकि ये एक अरेंज फॉर्म में होता है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आप बच्चे की एक तरीके से रेमेडियल टीचिंग करा देंगे। पहले बच्चे की समस्या को पहचानेंगे, समस्या को पहचानने के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट करेंगे, उसके बाद से समस्या मिल गई, अब उसके बाद से रेमेडियल टीचिंग होगा। तो ये व्यवस्थित है, यानी कि अरेंज्ड फॉर्म में है। ठीक है, अब बाकी के विकल्पों पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि शिक्षण के लिए तैयारी, तो ये शिक्षण के लिए तैयारी नहीं है। शिक्षण तो एक बार बच्चे का हो चुका है, तभी तो उसको समस्या आ रही है, और उस समस्या को जान करके रेमेडियल टीचिंग किया जा रहा है। तो ये दोबारा शिक्षण होता है। पहली बार शिक्षण हो चुका है जिसमें बच्चे को दिक्कत आ रही थी, अब उस दिक्कत को दूर करने के लिए रेमेडियल टीचिंग कराया जा रहा है। तो केवल शिक्षण नहीं है, दोबारा शिक्षण है, इसलिए ये निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। यादृच्छिक प्रक्रिया, यादृच्छिक को इंग्लिश में रैंडम प्रोसेस बोलते हैं। रैंडम यानी कि जो भी मैं यहां पर स्टेप बता रहा हूं कि पहले बच्चे की समस्या को पहचानना है, उससे पहले तो आप चैप्टर पढ़ाए होंगे, चैप्टर पढ़ाने के बाद से बच्चों की समस्या को पहचानेंगे डायग्नोस्टिक टेस्ट के माध्यम से, उसके बाद से समस्या मिल गई, अब बच्चे का रेमेडियल टीचिंग होगा। तो ऐसा नहीं है कि इसके जो भी स्टेप्स हैं वो रैंडम प्रोसेस में हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आप बच्चे का रेमेडियल टीचिंग करा देंगे, उसके बाद जाकर के आप डायग्नोस्टिक टेस्ट करेंगे, नहीं, इसका एक निश्चित क्रम है, इसीलिए व्यवस्थित क्रम कहा गया है, व्यवस्थित प्रक्रिया कहा गया है। और रैंडम ये प्रोसेस नहीं होता, इसलिए निगेटिव हो गया। तीसरा देखिए, प्राथमिक स्तर के अध्यापकों के लिए शिक्षण कार्यक्रम, ये अध्यापकों के लिए शिक्षण नहीं होता है, ये बच्चों के लिए शिक्षण होता है, उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए। ये अध्यापकों की बात कर रहा था, इस वजह से निगेटिव हो गया, तीसरा वाला गलत हो गया। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसे भाषा की कक्षा में प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए, यानी किसे इग्नोर करना चाहिए, ये हमसे पूछा जा रहा है। चौथा दिया गया रोल प्ले, रोल प्ले बिल्कुल सही बात है, इसको प्रोत्साहित करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, देखिए रोल प्ले एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम लोग भाषा के चारों कौशल को बच्चे को उसमें पारंगत हासिल करा सकते हैं। कैसे, सबसे पहले रोल प्ले यानी नाटक लिखने के लिए बच्चों को प्रेरित करेंगे, तो इसमें बच्चे का लेखन कौशल विकसित होगा। इसके बाद से नाटक लिखने के बाद से बच्चे को प्रत्येक कैरेक्टर के हिसाब से उसको उसका डायलॉग बोलने के लिए स्क्रिप्ट देंगे, तो स्क्रिप्ट जब बच्चा पढ़ रहा होगा तो पठन कौशल उससे विकसित होगा। उसके बाद से जब बच्चा डायलॉग डिलीवर कर रहा होगा तो इससे वाचन कौशल विकसित होगा, और जब अगला कैरेक्टर उस डायलॉग को सुन करके अपना रिएक्शन दे रहा होगा तो उसमें सुनने की कौशल यानी श्रवण कौशल विकसित होगा। तो ये एक ऐसा है जो कि भाषा के सभी पक्षों की बात कर रहा था, तो इसे प्रोत्साहित करना चाहिए पॉजिटिव सेंस में। तो हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि प्रश्न हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था। तीसरा दिया गया कथावाचन, कथावाचन में क्या होता है, यानी कि कहानी कथन की बात की जा रही है, तो ये बच्चे में इमेजिनेशन पावर को डेवलप करता है, तो ये भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव है भाषा की कक्षा में। और साथ ही साथ कथावाचन यानी कॉन्टेक्स्ट की बात की जा रही है, और बच्चे को जो व्याकरण बताना है भाषा के संदर्भ में, वो बच्चे को कॉन्टेक्स्ट के संदर्भ में ही बताया जाता है। जैसे कि आप बच्चे को काल पढ़ाना चाहते हैं, टेंस पढ़ाना चाहते हैं, तो इसके कहानी के माध्यम से ही पढ़ा सकते हैं। जैसे कि एक समय में एक राजा था, वो शिकार पर जाया करता था, अचानक से उसके सामने भालू आ गया, उसने उसका वध कर दिया, उसने उसका शिकार कर दिया, ये सब चीज़ें आप बता सकते हैं। तो इसमें आप बच्चे को ये बता सकते हैं कि देखिए ये सभी घटनाएं घटित हो चुकी हैं भूतकाल में, तो जो घटनाएं पहले घटित हो चुकी होती हैं उसे हम लोग भूतकाल कहते हैं या फिर पास्ट टेंस बोलते हैं। तो इस बच्चे को कहानी के माध्यम से ही आप ग्रामर भी पढ़ा सकते हैं, तो ये तो बिल्कुल पॉजिटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए मजेदार गतिविधियां, देखिए आज हम लोग बच्चे को कहते हैं कि खेल के माध्यम से ही सीखना है, गतिविधि के माध्यम से ही सीखना है, क्योंकि बच्चे सक्रिय होने चाहिए। तो गतिविधि बच्चे को सक्रिय रखता है और कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव है, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए ड्रिल। ड्रिल हमेशा निगेटिव होता है, क्यों, क्योंकि ड्रिल एक ही चीज को बार बार मशीन की तरह व्यवहार करने की बात करता है। तो बच्चे को मशीन थोड़ी बनाना है, बच्चे को आदत थोड़ी बनाना है, बच्चे को प्रयास के माध्यम से अधिगम कराना है, सक्रिय गतिविधि के माध्यम से। ठीक है, तो ये विकल्प निगेटिव हो गया, और चूंकि निगेटिव सेंस में हमसे पूछा गया था इसलिए ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। एक और प्रश्न में मैंने ड्रिल को सही माना था, जो आपका बीएफ स्किनर वाला प्रश्न था, तो उसको लेकर के कंफ्यूज मत होइएगा, वो उन्हीं के अनुसार पूछा गया था, इसलिए वहां पर ड्रिल एप्रोप्रिएट हुआ था उनके सिद्धांत के अनुसार। यहां पर ड्रिल हमेशा निगेटिव माना जाता है संरचनावादी कक्षा के अंतर्गत। ठीक है, आज हम लोग संरचनावाद की बात करते हैं, इस वजह से ड्रिल निगेटिव होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 यहां पर एप्रोप्रिएट जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, कक्षा 2 में पढ़ने वाली बच्ची जो शुरू से ही प्रभावशाली तरीके से भाषा सीख रही है,
के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वोत्तम होगी। देखिए वो वाला जो चाइनीज वाला मैंने उदाहरण दिया था उसको अब यहां पर अप्लाई मत करिएगा। क्यों मत करिएगा? क्योंकि यहां पर देखिए बच्चा प्रभावशाली तरीके से सीख रही है, यानी बच्चा पहले से ही उस लैंग्वेज के बारे में कुछ ना कुछ सीख चुकी होगी, यानी कुछ ना कुछ उसको इन्वेस्टमेंट पहले से मिल चुका है। इसलिए यहां पर परिस्थिति अलग है और अब यहां पर अवसर इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर पहले से बच्ची उस लैंग्वेज को सीख रही है, यानी कि इन्वेस्टमेंट उसको मिल चुका है, निवेश यहां पर मिल चुका है। बच्ची वर्ण को जानती होगी, बच्ची वर्णमाला को जानती होगी, बच्ची शब्दों को जानती होगी, ये सब इन्वेस्टमेंट ही तो है। तो जब इतना जान चुकी है तब अब बच्चे को उसको नेचुरल एनवायरनमेंट में लैंग्वेज का अवसर देना चाहिए बच्चे को प्रयोग करने के संदर्भ में। तो यहां पर भाषा का अवसर यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। हमसे प्रश्न क्या पूछा गया था? निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वोत्तम है? तो उस बच्चे को नेचुरल एनवायरनमेंट में उस लैंग्वेज को यूज करने का मौका दीजिए। भाषा के अवसर जितना ज्यादा आप देंगे उतना ही उसका अर्थपूर्ण अधिगम कराया जा सकता है उस पर्टिकुलर भाषा में। ठीक है, बाकी के विकल्पों पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। देखिए चौथा विकल्प निवेश की बात कर रहा था, भाषा शिक्षण की निर्देश विधि। निर्देश यानी कि निवेश के इंस्ट्रक्शन के सेंस में कहा गया है। तो निवेश अब यहां पर कम एप्रोप्रिएट होगा क्योंकि निवेश पहले से ही बच्चे को मिल चुका है, इस वजह से ये निगेटिव हो जाएगा। दूसरा देखिए अभ्यास और ड्रिल मैं बार बार कह रहा हूं जहां पर भी आएगा हमेशा निगेटिव हो, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला देखिए वर्णमाला विधि। वर्णमाला यहां पर देखिए बच्ची पहले से भाषा सीख रही है तो जाहिर सी बात है वो वर्णमाला वर्णों के बारे में शब्दों के बारे में जान रही होगी, तो वर्णमाला यहां पर निगेटिव। और वैसे भी मैं बता दूं कि जब बच्ची लैंग्वेज को यूज कर रही होगी तो पहले से वर्णमाला को ही ध्यान में रख करके वो यूज कर रही होगी, क्योंकि जब भी हम लोग भाषा बोलते हैं, जैसे मैं भी जो भी आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूं तो वर्णों का ही तो प्रयोग कर रहा हूं। जैसे मैं बोल रहा हूं कि मेरा नाम नीरज है, तो नीरज क्या है? ये पर्टिकुलर एक शब्द है, लेकिन ये शब्द बना कैसे? ये वर्णों से मिलकर के बना हुआ है। नौ न पर बड़ी की मात्रा, फिर र और ये ज, ये सब क्या है? ये सब वर्ण है और वर्णों को मिला करके ही हम लोग शब्द बोलते हैं और शब्दों को मिला करके वाक्य बोलते हैं और वाक्यों को मिला करके पैराग्राफ बोलते हैं और इसी के माध्यम से हम लोग कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। यानी कि जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है उसे वर्ण बोला जाता है और वर्णमाला इन्हीं वर्णों को मिला करके अगर एक माले की तरह गूंथ दिया जाए तो इसे वर्णमाला बोला जाता है। यानी कि वर्णमाला का प्रयोग वो ऑलरेडी इसमें कर रही है भाषा के अवसर में, इस वजह से ये अब कम संकुचित हो जाएगा और ऑप्शन नंबर 3 भाषा के अवसर यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कथा वाचन एक ऐसी गतिविधि है जिसका कक्षा में बहुतायत में प्रयोग होना चाहिए। यानी कि ये कहा जा रहा है कि जो स्टोरी टेलिंग होती है उसका कक्षा में बहुत ज़्यादा यूज करना चाहिए एज ए टीचर। ऐसा क्यों करना चाहिए ये हमसे पूछा जा रहा है। चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि यह अध्यापक को अपने शिक्षार्थियों को व्यस्त रखने और कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में मदद करता है। देखिए यहाँ पर दो निगेटिव वर्ड है, एक तो व्यस्त रखना। बच्चे को व्यस्त रख के आप करेंगे क्या? बच्चे का अधिगम इंपॉर्टेंट है, बच्चे को सिखाना इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर अनुशासन भी एक तरीके से निगेटिव सेंस में देखा जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग संरचनावाद में बच्चे को पीट करके आप अनुशासित नहीं कर सकते हैं। बच्चे को अनुशासन के लिए आप स्व अनुशासन के लिए प्रेरित करना होगा। और स्व अनुशासन क्या होता है? बच्चे खुद से डिसिप्लिन में रहें। और ये कैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा? जब बच्चा कक्षा में रुचि ले रहा होगा तब अपना पूरा ध्यान, पूरा फोकस आपकी कहे जा रही बातों पर या फिर आपके द्वारा पढ़ाए जा रहे कॉन्सेप्ट पर लगाएगा। और ये कैसे होगा? जब बच्चा रुचि लेगा। जब बच्चा रुचि लेगा तो पूरा अपना ध्यान आपकी बातों पर लगाएगा, यानी कि बच्चा इंटरनली मोटिवेटेड होगा चीज़ों को सीखने के संदर्भ में। तो रुचि बच्चे का जनरेट करना ये एज ए टीचर हमारी जिम्मेदारी है कि किस प्रकार से बच्चे को जिज्ञासु बनाया जाए ताकि वह रुचि ले उस कॉन्सेप्ट में और चीज़ों को सीखने के लिए खुद से अनुशासित रहे। इस वजह से यह विकल्प नेगेटिव है। और वैसे भी व्यस्त रखने के लिए और भी गतिविधियां हो सकती थी, केवल कहानी के माध्यम से व्यस्त रखना यहां पर एप्रोप्रिएट नहीं होगा। ठीक है, चलिए तीसरा दिया गया है, यह विद्यार्थियों को रोल प्ले करने की संभावनाएं प्रदान करता है। तो केवल कहानी माध्यम से रोल प्ले यहां पर इंपॉर्टेंट नहीं है। और वैसे भी आगे के मैं विकल्पों पर जब चर्चा करूंगा तो और ज्यादा आपका क्लियर होगा। एक बार पहले विकल्प की बात कर लेते हैं, अध्यापक को दूसरे अकादमिक कार्य करने के लिए आवश्यक समय मिल जाता है। तो यहां पर अध्यापक की बात की जा रही है। आज हम लोग बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं, जिसमें बालक केंद्र में जो कुछ भी सुविधा देना है बालक को देना है। यहां पर अध्यापक को समय मिलता है नहीं मिलता है उससे कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि अध्यापक की बात ही नहीं करनी है। हमें बाल केंद्रित शिक्षा में केवल बालक की बात करनी है। यह विकल्प पहले ही निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, यह तार्किक समझ और कल्पनाशीलता की नींव रखती है। बिल्कुल सही बात है। कहानी के माध्यम से हम बच्चे को कल्पनाशील बना सकते हैं, यानी बच्चे इमेजिनरी उनमें जो क्वालिटी होती है वो आ जाती है। कैसे? जैसे कि आप बच्चे को कहानी सुनाते हैं कि एक समय में एक राजा था, वो जंगल में शेर करने बहुत घने जंगल में जाया करता था, अचानक से उसके सामने शेर आ गया। तो ये सभी घटनाएं जो है वो बच्चे के सामने हो नहीं रही हैं, लेकिन वो अपने मन में कल्पना करने लगता है कि हाँ ये सभी चीजें हुई होंगी। तो ये कहीं ना कहीं बच्चे को कल्पनाशीलता बना रहा है, कल्पनाशील बना रहा है और तार्किक तरीके से समझने की उसमें नींव रख रहा है। और जब बच्चा कल्पनाशील और तार्किक तरीके से समझ जाएगा तो कहीं ना कहीं जो यहां पर रोल प्ले की बात की गई थी वो बच्चा अपने माध्यम से जब कल्पनाशील बनेगा तो
विभिन्न प्रकार के कैरेक्टर्स को लिख सकता है, यानी कि रोल प्ले के लिए एक तरीके से नाटक लिख सकता है। तो ये वाला जो विकल्प है पहले से इसमें इंक्लूडेड है और इस वजह से विकल्प नंबर 3 अब संकुचित हो जाएगा और ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। विकल्प नंबर 2 यहां पर बिल्कुल सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, डैश अपने राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक पहलुओं से जुड़े मुद्दों पर समालोचनात्मक तरीके से चिंतन मनन के अवसर प्रदान करती है। यह सामाजिक मुद्दों पर बहुत से विचार को स्वीकृत करती है और अंतःक्रिया के प्रजातांत्रिक रूप के प्रति समर्पित है। यह उन बहुविधि संदर्भों के परिप्रेक्ष्य से महत्वपूर्ण है जिससे हमारे विद्यालय कार्य करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पर अनेक पहलुओं की बात की गई, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक पहलू, इन सबके पहलुओं की बात की गई है और हमें चिंतन मनन यानी कि थिंकिंग करने की बात की जा रही है। तो इन सभी चीज़ों के गुण दोषों के बारे में हम लोग कैसे जानेंगे? जब इसके बारे में क्रिटिकली सोच पाएंगे, क्रिटिकली थिंकिंग कर पाएंगे। और क्रिटिकली थिंकिंग जो है इसे ही समालोचनात्मक शिक्षण शास्त्र कहते हैं, यानी कि बच्चा जो कुछ भी कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है उसके गुण दोषों के बारे में, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में चिंतन कर पा रहा है, मनन कर पा रहा है। तो इसे ही समालोचनात्मक शिक्षा शास्त्र कहते हैं। शिक्षण शास्त्र यानी कि पेडागोजी की बात की जा रही थी, यानी कि पेडागोजी ऐसा होना चाहिए, बच्चे का जो शिक्षण है वो इस माध्यम से कराया जाना चाहिए ताकि बच्चा क्रिटिकली सोचने के लिए मजबूर हो, ताकि वो चीज़ों के बारे में अपने आप से खुद करके सोचने के लिए प्रेरित हो। तो ऑप्शन नंबर 1 समालोचनात्मक शिक्षण शास्त्र यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विज्ञान की कक्षा में शिक्षार्थी स्तनपायों पर एक पाठ पढ़ते हैं और विभिन्न स्थानों के स्तनपायों के जीवन की एक वीडियो देखते हैं। इन घटनाओं और गतिविधियों में दिखाया गया है कि स्तनपायी भूमि या पानी में समूह में रहते हैं, चरते हैं, शिकार पर आक्रमण करते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं, खतरे के समय या ऐसी घटनाओं के समय झुंड बना करके एक साथ रहते हैं। शिक्षार्थी अपने विचारों के लिए व्याख्या देते हैं और बचाव करते हैं। अपने विश्लेषण और पाठ्य सामग्री दोनों के आधार पर समूह में परिकल्पनाएं गढ़ते हैं। पाठ्य सामग्री के साथ साथ साक्ष्य और तर्क उन्हें उत्तर खोजने और व्याख्या करने के लिए विभिन्न तरीके सुझाते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? ध्यान से समझिएगा। अब हमें इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है वो हमें उत्तर को ढूंढना है। ठीक है, पहला दिया गया है सहयोग। सहयोग यानी बच्चे तो ग्रुप में यहाँ पर काम कर रहे हैं, समूह में काम कर रहे हैं, तो सहयोग तो होगा ही होगा, ये तो अंडरस्टूड है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा संकुचित है। यहाँ पर इतनी ज़्यादा जो गतिविधियाँ बताई गई हैं इसका आप केवल सहयोग उत्तर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इस ग्रुप में काम करते हुए एक्चुअली वो बच्चे क्या कर रहे हैं वो हमसे पूछा जा रहा है। तो सहयोग यहाँ पर थोड़ा सा संकुचित है, हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, व्याख्या की निर्मिति, यहां पर बच्चे अपने व्याख्या का निर्माण कर रहे हैं उस सेंस में कहा गया है। ठीक है, लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्या है इसको आपको देखना होगा। तो पहले मैं अन्य विकल्पों पर एक बार चर्चा कर लेता हूं। चौथा दिया गया बहुविध अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति क्या होता है? अपने मौलिक विचारों को रिप्रेजेंट करना, एक्सप्रेस करना अभिव्यक्ति बोली जाती है। लेकिन यहां पर आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है कि यहां पर देखिए पाठ्य सामग्री पर आधारित बच्चे अपने विचारों को अभिव्यक्त कर रहे हैं समूह में। तो जब भी हम पाठ पर आधारित विचारों के माध्यम से अपने विचार को अभिव्यक्त कर रहे होते हैं तो वो हमारे मौलिक विचार नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो विचार हैं वो गवर्न हो रहे हैं उस पर्टिकुलर बुक से। तो जब किसी से हम निर्देशित होकर के अपने विचार को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं तो वो हमारा मौलिक विचार नहीं है, यानी अभिव्यक्ति नहीं होगा। कंफर्म हो गया, अभिव्यक्ति गलत हो गया। अब हमारे पास दो ही विकल्प बचा है, बहुविधि व्याख्याएं और व्याख्या की निर्मिति। यहां पर देखिए एप्रोप्रिएट आपका ऑप्शन नंबर 3 बहुविधि व्याख्याएं है। क्यों? क्योंकि यहां पर देखिए अपने विचारों को अलग अलग तरीके से व्याख्या करने की बात की जा रही है, अलग अलग विधियों से। क्यों? क्योंकि यहां पर देखिए बच्चे को पहले क्या किया गया है, देखिए बच्चे पहले किताब को पढ़ रहे हैं, उसके बाद से वीडियो देख रहे हैं, उसके बाद से चर्चा भी कर रहे हैं इस सब झुंड में, ये सभी चीज़ों को मिला करके। तो ये सब क्या है, एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से व्याख्यात किया गया है और अलग अलग तरीके से वर्ड के लिए यहाँ पर बहुविधि का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। और व्याख्या की निर्मिति भी यहाँ पर एक तरीके से आप इस सेंस में देख सकते हैं कि बच्चे अपने खुद का व्याख्या निर्मित नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि बच्चे पाठ्य सामग्री पर आधारित अपने विचारों को निर्मित कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इसे मौलिक अभिव्यक्ति के सेंस में नहीं कहा जा सकता। ठीक है, इस वजह से ये थोड़ा सा संकुचित हो जाएगा और ऑप्शन नंबर 3 बहुविधि व्याख्याएं यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा।
दोस्तों ये पेपर पर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सीटेट अपर प्राइमरी और प्राइमरी सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन के अलावा सीटेट अपर प्राइमरी और प्राइमरी में पूछे जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपीटेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।